हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका कार्तिक क्लासेस में। तो आज हम पढ़ेंगे लाइफ प्रोसेस, जो कि आज का हमारा पार्ट 2 है। अगर आपको पार्ट 1 देखना है तो हमें सब्सक्राइब करें। तो आज हम पढ़ेंगे विषमपोषी। तो विषमपोषी यानी कि हेटेरोट्रोप्स। तो ये विषमपोषी कैसे जीव होते हैं? तो विषमपोषी वे जीव होते हैं जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, अपने आप नहीं बना सकते और दूसरे पौधों के ऊपर निर्भर यानी कि डिपेंड रहते हैं, जिन्हें परपोषी या विषमपोषी कहते हैं। इस क्रिया को विषमपोषी पोषण कहते हैं। तो यह 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 पर मृतभोजी और नंबर 2 पर पूर्णभोजी। तो मृतभोजी वे जीव होते हैं जो मरे हुए जीवों से अपना भोजन ग्रहण करते हैं तथा अपने शरीर के बाहर ही उसे पचा लेते हैं, जैसे फफूंद या कवक। अब आता है पूर्णभोजी। तो पूर्णभोजी जो जीव पौधों से या जंतुओं से अपने भोजन को पूरी तरह ग्रहण करके अपने शरीर के अंदर ही पचाते हैं, उन्हें पूर्णभोजी कहते हैं। जैसे जूं या खटमल। तो एक नोट है इसके यानी पेड़ पौधों के ऊपर। तो नाइट्रोजन एक आवश्यक तत्व है जिसका उपयोग प्रोटीन तथा अन्य यौगिकों के संश्लेषण में किया जाता है। इसे नाइट्रेट के रूप में लिया जाता है। तो अब आता है पैरासाइट्स यानी कि परजीवी। तो परजीवी पैरासाइट्स ये जीव वे जीव होते हैं जो दूसरे जीवों के शरीर पर निर्भर होकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं और भोजन प्रदान करने वाला जीव पोषक या होस्ट कहलाता है। तो अब जीव अपना पोषण कैसे प्राप्त करते हैं? तो जीवों में पोषण में 5 पदों में होता है। तो नंबर 1 पर अंतर्ग्रहण यानी कि इंजेशन, नंबर 2 पर पाचन यानी कि डाइजेशन, नंबर 3 पर एब्जॉर्प्शन यानी कि अवशोषण, नंबर 4 पर एसिमिलेशन यानी कि स्वांगीकरण, नंबर 5 पर इजेशन यानी कि बहिक्षेपण। तो नंबर 1 पर अंतर्ग्रहण। तो अंतर्ग्रहण जंतुओं द्वारा भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया अंतर्ग्रहण कहलाती है। यानी कि जब जंतु अपने मुंह में भोजन रख लेते हैं, उसे जंतुओं द्वारा जो भोजन उन्होंने अपने मुख में रखा तो उसे हम अंतर्ग्रहण कहते हैं। नंबर 2 पर पाचन। पाचन वह प्रक्रिया है जिसमें भोजन यानी कि कॉम्प्लेक्स फूड से सिंपल यानी कि जटिल फूड से सरल पदार्थ में सरल अणु में विघटित करने या खंडित हो जाने को पाचन कहते हैं। अब आता है अवशोषण। यह सरल अणु की दीवार को पार करके यानी कि आंत की जो दीवार होती है उसको पार करके रक्त में पहुंच जाते हैं तथा रक्त प्रवाह के द्वारा अवशोषित हो जाते हैं। तो फिर आता है स्वांगीकरण। तो अवशोषण के बाद इन अंगों का शरीर में विभिन्न प्रकार से उपयोग होता है। जैसे ये हमें ऊर्जा देने का काम करते हैं, हमारी ग्रोथ में यानी कि वृद्धि में सहायता करते हैं। फिर आता है बहिक्षेपण। तो अवशोषण तथा स्वांगीकरण की क्रिया के बाद भोजन के कुछ अवयव अवशोषित नहीं हो पाते यानी कि वे डाइजेस्ट नहीं हो पाते, अर्थात ये पाचन योग्य नहीं होते हैं। इसे शरीर से बाहर निकालना आवश्यक होता है। इन्हें शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया बहिक्षेपण कहलाती है। फिर आता है अमीबा। तो अमीबा में पोषण 5 पदों में होता है। तो जो आप ये इधर स्ट्रक्चर देख रहे हो, अमीबा ऐसा होता है। तो अमीबा को हम ऐसे देख सकते हो, इन्वायरमेंट के अंदर घूमता रहता है। इसे हम माइक्रोस्कोप के द्वारा देख सकते हैं। तो नंबर 1 पर आता है अंतर्ग्रहण। तो अमीबा किसी खाद्य पदार्थ के संपर्क में आता है तब वह अपने कूटपाद यानी कि अपने जो उसके हाथ जैसी स्ट्रक्चर होती है उसे चारों ओर से घेर लेता है तथा एक कपनुमा संरचना बना लेता है। अब यह इस प्रक्रिया से कला के भीतर एक खाद्य रिक्तिका बना लेता है। अमीबा के द्वारा भोजन ग्रहण करने की विधि कोशिका भक्षण कहलाती है। फिर आता है नंबर 2 पर पाचन। तो अब अमीबा खाद्य निगम में उपस्थित खाद्य पदार्थ का पाचन करता है, जो उसने
वो खाया है भोजन, यह उसको पाचन करता है। अब यह पाचन कोशिका के भीतर होता है, इसलिए इसको अंतर कोशिकाएं पाचन कहलाता है। फिर आता है अवशोषण। पाचन से निर्मित उत्पाद कोशाद्वार में अवशोषित होकर संपूर्ण शरीर में पहुंचाता है। जो पाचन से निर्मित उत्पाद है उसे यह पूरे शरीर में फैला देता है या पहुंचा देता है। तो फिर आता है स्वांगीकरण। तो वह अवशोषित पदार्थ अमीबा की कोशिका में होने वाली अनेक क्रियाओं में प्रयोग होता है। तो फिर आते हैं नंबर 5 पर बहिक्षेपण। अब अमीबा की कोशिकाओं में खाद्य रिक्तिका से भोजन के अवशोषण के बाद कुछ अवशेष शेष रह जाते हैं, जिसके फलस्वरूप यह खाद्य रिक्तिका अवशेषिकाएं में परिवर्तित हो जाते हैं।